के समय में पाषाण, तो आप कहां पे आएंगे? आप आएंगे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन से, ठीक है, फिर मिडिवल मध्यकालीन से, फिर आते हैं मॉडर्न आधुनिक से और गांधी। अब इनको पढ़ने का मैं यहाँ मोहनजोदड़ो की बात करूं और यहाँ पर मैं बात करूं ऋतिक साहब की, है ना, ऋतिक रोशन जी की, जानते ही होंगे, बॉलीवुड एक्टर है, सभी जानते हैं, ठीक है। तो जो ये ऋतिक रोशन साहब हैं, इन्होंने मोहनजोदड़ो पर एक मूवी बनाई थी, ठीक है, स्नानागार। हम लोग गांव में जब थे, जब हम शहर में नहीं हुआ करते थे, कभी एक समय था जब हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में थे तो वहां बाथरूम का कोई कंसेप्ट नहीं था, ठीक है, टॉयलेट का कोई कंसेप्ट नहीं था, अपना लोटा लो खेत में जाओ, है ना, अपना हैंडपंप के नीचे नहाओ, वही तुम्हारा बाथरूम है। बट हड़प्पा सभ्यता के अंदर बाथरूम सिस्टम का भी कल्चर था। अब ये अलग बात, उस समय आप जानेंगे। अच्छा, आपसे अगर हम बात करें कि ये जो पूजा पाठ का कंसेप्ट, हम सब जानते हैं कि हम अपने घरों में पूजा करते हैं राम की, कोई लक्ष्मी की, कोई दुर्गा की, तो क्या ये उस समय एग्जिस्ट करते थे? क्या ये इसी फॉर्मेट में थे? आपको एक नई चीज बताता हूँ, इस फॉर्मेट में नहीं थे, ठीक है ना, कि यहाँ पर आप देखिए स्वास्तिक आप सब घर पे दिवाली के दिन, त्योहारों के दिन, पूजा में बनाते हो, कभी आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया होगा कि ये स्वास्तिक बनाने का कंसेप्ट कहां से आया, ठीक है। तो सोचिए, जिस दिन आप सोचना शुरू करेंगे ये प्रकृति में कौन सी चीज कहां से आई है, ये सारी चीजें आपको ढूंढने को मजबूर करेगी और अंत में आपको इतिहास ही पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, है। तो आप जब जैन धर्म पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे किस किस शासकों ने जैन धर्म को ज्वाइन किया, ठीक है ना, शासकों में, राजाओं ने भी जैन धर्म को ज्वाइन किया और बहुत सारे लोग भी जैन धर्म की तरफ गए। ऐसे ही बहुत, ये मेरा पहला अध्याय था एंशिएंट का। तो पहले अध्याय में आपको क्या जानना है? पहले अध्याय में आपको हड़प्पा सभ्यता जाननी है, वैदिक सभ्यता जाननी है, ठीक है। वैदिक के बाद, वैदिक में भी दो सभ्यताएं, एक ऋग वैदिक काल है और एक उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल में आप, हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, ठीक है। तो इन चारों वेदों से संबंधित बाकी और भी बहुत कुछ कंटेंट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और मैं सक्सेस ट्रिक्स कैंपस के नाम से मेरा कोचिंग चलता है। वैसे तो हम लोग ज्यादातर ऑफलाइंस में ज्यादा एंगेज रहते हैं, बट स्लोली हम लोग धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ भी आ रहे हैं ताकि बच्चों को हेल्प मिल जाए। बेसिकली उसका सबसे मेन रीजन ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कुछ रिकॉर्डिंग मोड रखना चाहते हैं कि जो पढ़ रहे हैं वो रिवीजन कर सकें, उनको बार बार चीजों को उसी पैटर्न पे सीखने के लिए कहीं और ना जाना पड़े और ना देखना पड़े, क्योंकि रिकॉर्डिंग मोड्स अक्सर काम आती है। तो आज यहाँ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इस चैनल पर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को फॉलो करें, देखें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज इन्होंने प्रयास किया कि हमारी क्लासेस को रिकॉर्ड करें। आप लोगों का अगर अच्छा समर्थन मिलता है तो ये हमें भी कोऑपरेट करेंगे और इनकी इच्छा है कि हमारी क्लासेस को रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाएं। तो ऐसे लाइव क्लासेस भी हम लेकर के आएंगे। अपनी क्लासरूम सेशंस के अंदर भी जो हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, हम उन स्टूडेंट्स के साथ की भी क्लासेस आपको हम प्रयास करेंगे कि रिकॉर्ड करके दें। और मेरा कंसेप्ट कुछ पढ़ाने का डिफरेंट है, मैं आपको बता देता हूं किस तरीके का है। देखिए, पढ़ने से पहली बात आप समझिए, सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई एक माध्यम है सिलेक्शन का, जब क्योंकि वहां पर आप जो एग्जाम देंगे वो सेकंड्स का गेम है या ज्यादा से ज्यादा मिनट्स का गेम है। तो आप ये समझिए कि बहुत ज्यादा पढ़ भी रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा पढ़ने से भी कंफ्यूजन होता है। जितना ज्यादा आप पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा आपको कंफ्यूजन भी होगा। तो उसमें करना क्या होता है, हमें शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है कि किस पार्ट से और किस पैटर्न से हमें क्वेश्चंस को करना है और कितने कम समय में करना है। तो यहाँ पर पढ़ाई के साथ स्मार्टनेस बहुत जरूरी है। और ये स्मार्टनेस कितने दिन में बिल्ड हो सकती है, अगर आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे जो पिछले 2, 3, 4 सालों से तैयारी कर रहे होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी होती है कि 2 या 3 या 4 या 5 महीने के अंदर हम उन बच्चों को कंपीट कर पाएंगे जो पिछले 2, 3, 4 साल से लगे हुए हैं और बहुत कम नंबरों के डिफरेंस से रह जाते हैं। तो आप लोगों का कमेंट जो होगा ना, वो काफी सपोर्ट करेगा नए स्टूडेंट्स को कि कितने समय में एक स्टूडेंट स्मार्ट हो सकता है, पढ़ाने से कितना ज्यादा स्टूडेंट के अंदर चेंजेस आता है और पढ़ने से यानी सेल्फ स्टडी करने से कितना चेंज आता है। तो मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इस चैनल पे फॉलो करिए, नहीं भी करना है कोई बात नहीं, बस सपोर्ट करिए, देखते रहिए। जिस दिन आपका दिल करे कि हाँ ये चैनल लाइक हमें सपोर्ट करने के लायक है, हम सब्सक्राइब कर सकते हैं या इसके सारे नोटिफिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल हमें सपोर्ट करिएगा। तब तक देखना तो नहीं छोड़िएगा, बस हम इतना आपसे कहेंगे। आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जीके जीएस जो सबसे खतरनाक आज के समय में चल रहा है। अभी आप चाहे एसएससी का एग्जाम देखिए, चाहे बीपीएससी का एग्जाम देखिए, चाहे बाकी कोई सा भी एग्जाम देखिए, अगर सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो किस में आ रही है? जीके में आ रही है। जीके में नंबर घट जाते हैं, सारे मैथ्स की तरफ भाग रहे हैं, सारे मैथ्स। सही बात है कि मैथ्स में बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। मैथ्स के चक्कर में इंग्लिश रह जाती है, जीके रह जाती है ना। रीजनिंग मैथ्स ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं है, ये तो होना ही है क्योंकि इस पे आप डेडिकेटेडली लगे हुए हैं। जीके में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि बच्चों से जीके हो नहीं पाती है? सबसे बड़ा है उसका सिलेबस, कंटेंट। इतना बड़ा सिलेबस है कि ना कोई खत्म करा सकता
और ना आप उसे खत्म कर सकते। और अगर आप किसी कोर्स को 6 महीने या साल भर के लिए कर रहे हैं तो आप सोचिए जीके में कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इको है, जनरल अवेयरनेस है। 8 तो यहीं पर है। इन 8 सब्जेक्ट्स को अगर 2 घंटे के लेक्चर में खत्म किया जाए भाई तो कितने जल्दी खत्म होगा। और 2 घंटे का ही लेक्चर चलता है या ज्यादा 3 घंटे का लेक्चर डेली चलता है। सिलेबस ही 6 महीने का है, साल भर का है। और कई कई ऐसे विद्वान आते हैं जिनको सिलेबस ही 2 महीने में करना है। अब ये बताइए 8 सब्जेक्ट्स है ना। अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। खाली हिस्ट्री कहने से हिस्ट्री खत्म नहीं होती, पॉलिटी कहने से पॉलिटी खत्म नहीं होती, ज्योग्राफी कहने से ज्योग्राफी खत्म नहीं होती। आप समझिए कि उसको खत्म कैसे करना है। टीचर्स आर जस्ट अ सपोर्ट इन जीके, है ना, या जीएस। हम आपके लिए एक सपोर्ट है, हम आपको गाइड करते हैं। सबसे ज्यादा समय आपको पढ़ने के लिए जीके और जीएस पर देना है। अगर आप 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो उसमें से आप ये समझिए कि 8 घंटा अगर आपका शेड्यूल है ना तो उसमें 5 घंटा आपको जीके को देना है, 3 घंटा बाकी सब्जेक्ट्स को दीजिए। अगर आप 3 घंटा बाकी सब्जेक्ट्स को देंगे तो आप बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, स्पीड बढ़ानी है। जीके में नॉलेज कलेक्ट करना है, तो जब जीके में नॉलेज कलेक्ट करना है तो 5 घंटा देना है। अगर आप 12 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो आप 8 घंटा जीके पढ़िए, तब जाके आप जीके और जीएस कंप्लीट हो पाएगी। और जीके जीएस की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी सर्वाइवल के लिए भी। अगर थोड़ा सा आपको जानकारी है तो आप स्मार्ट हैं, अगर जानकारी नहीं है तो आप स्मार्ट नहीं है। तो हम आपको गाइड करते हैं, टीचर्स आपको गाइड करते हैं, आपको उस गाइडेंस के अनुसार उसके अंदर उतरना है, ठीक है। टीचर बार बार आपके साथ कुएं में नहीं जाएगा, टीचर आपको कुएं में उतरना सिखा देगा, एक बार सिखा देगा, ठीक है। बाकी बार आपको ही जाके उसकी गहराई को बार बार नापना होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इतिहास को बांट देते हैं आपकी सुविधा के हिसाब से, है ना। इतिहास को बांट देते हैं। इतिहास को बांटिए, कैसे बांटेंगे? सबको पता है कि इतिहास में सबसे पहला प्राचीन आता है, ठीक है ना। एक प्राचीन काल आता है ना, जिसे एंशिएंट, मैं दोनों भाषा में लिख देता हूं भाई, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। इसको आप प्राचीन भारत कह सकते हैं, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। ये सारी चीजें पता है, लेकिन इसके अंदर मैं लेके चलूंगा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर इसके बाद एंशिएंट के बाद आप लोग जानते हैं कि मॉडर्न आता है। ऐसे पढ़ें, जब पढ़ना आ जाता है ना भाई तो किसी के पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। तो अगर आपको इतिहास से घृणा है, प्रेम हो जाएगा, गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। राजनीति से घृणा है, प्रेम हो जाएगा, गारंटी मेरी है। ज्योग्राफी से अगर नाराजगी है तो वो भी आपको प्रेम हो जाएगा, उसकी भी गारंटी देता हूं। बस ध्यान से देखिए कि सीखना कैसे है, करना कैसे है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इतिहास को बांट देते हैं आपकी सुविधा के हिसाब से, है ना। इतिहास को बांट देते हैं। इतिहास को बांटिए, कैसे बांटेंगे? सबको पता है कि इतिहास में सबसे पहला प्राचीन आता है, ठीक है ना। एक प्राचीन काल आता है ना, जिसे एंशिएंट, मैं दोनों भाषा में लिख देता हूं भाई, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। इसको आप प्राचीन भारत कह सकते हैं, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। ये सारी चीजें पता है, लेकिन इसके अंदर मैं लेके चलूंगा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर इसके बाद एंशिएंट के बाद आप लोग जानते हैं कि मॉडर्न आता है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आता है, मॉडर्न हिस्ट्री, ये भी सबको पता है, जिसको हम मिडिवल, मॉडर्न को लास्ट में लेंगे ना, मिडिवल, मिडिवल यानी कि मध्यकालीन। थोड़ा हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो जाएगी। मध्यकालीन, थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि इंग्लिश के साथ हिंदी की भी डिमांड है हमारे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों की, ठीक है। तो इसलिए मैं दोनों चीजों को लेके चल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। इसको आधुनिक कहते हैं, ठीक है, आधुनिक इतिहास, ठीक है। इसके बाद एक और हम डाल देते हैं, हम गांधी को डाल देते हैं। अगला आता है आपका गांधी एरा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी युग, ठीक है जी, गांधी युग। तो ये 3 तो सबको ही पता है ना। 3 से पहले भी एक है जिसके आज के समय में क्वेश्चंस थोड़े कम हो गए हैं, जिसे पाषाण युग कहते हैं, ठीक है ना, स्टोन एज। एक आता है स्टोन एज, यानी कि पाषाण युग, ठीक है ना। पत्थरों का कहानी आपने सुनी होगी, है ना, कि मानव बंदर था,
है ना, बंदर से मानव बना, उसकी प्रक्रिया थी, आग की उत्पत्ति कैसे हुई, आग कैसे का आविष्कार हुआ, है ना। तो ये एक प्रक्रिया है, बट थोड़ा सा इधर क्वेश्चन बैंक कम हो चुका है आज के समय में, पाषाण। तो आप कहां पे आएंगे, आप आएंगे एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन से, ठीक है, फिर मिडिवल मध्यकालीन से, फिर आते हैं मॉडर्न आधुनिक से, और गांधी। अब इनको पढ़ने का भी अलग कंसेप्ट है। सबसे पहले इनमें पढ़ना क्या है ये देखिए। अगर हम कहते हैं सबसे पहले एंशियंट की बात करते हैं, एंशियंट की, एंशियंट यानी कि प्राचीन। तो प्राचीन के टॉपिक्स आपको पहले पता करने हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स है, और उन टॉपिक्स की विशेषताएं अगर आप जान जाते हैं ना, तो आपको पढ़ने में रुचि आ जाएगी। देखिए, सबसे पहला आप इसके अंदर जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हड़प्पा, हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब देखिए, आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब हड़प्पा के साथ एक और नाम जुड़ता है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो। अब मैं यहां पे अगर आपसे कहूंगा तो पढ़ने में आपको रुचि नहीं आएगी भाई, लेकिन अगर मैं यहां मोहनजोदड़ो की बात करूं और यहां पर मैं बात करूं ऋतिक साहब की, है ना, ऋतिक रोशन जी की, जानते ही होंगे, बॉलीवुड एक्टर है, सभी जानते हैं, ठीक है। तो जो ये ऋतिक रोशन साहब हैं, इन्होंने मोहनजोदड़ो पर एक मूवी बनाई थी, ठीक है। अब इन्होंने जो मूवी बनाई बहुत लोगों ने देखी होगी, देख के बड़ी रुचि आई होगी। उस 1.5-2 घंटे की मूवी में मोहनजोदड़ो देख के मजा आया होगा आपको। लेकिन भाई एक बात बताओ, अगर उस मोहनजोदड़ो के पूरे इतिहास को किसी ने पढ़ा होगा और उस इतिहास में से रोमांचक चीजें जो निकाली उसने और आपके समक्ष उसने प्रस्तुत कर दी, जिसका मजा आया आपको, आप सोचिए अगर उसको खुद से आप पढ़ें तो उसके अंदर कितना मजा आएगा। तो मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों एक ही समकालीन की बातें होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस इतिहास को पढ़ के आपके सामने 1.5 घंटे में कई करोड़ रुपए कमा सकता है, तो आप ये सोचिए कि आप उस पर्टिकुलर इतिहास को पढ़ के आप क्या नहीं कर सकते। समझे ना। तो रुचि, इंटरेस्ट डेवलप करना है पढ़ने का। और ये आज के समय में आप जो भी चीजें देखिए, कहीं ना कहीं वो पहले की चीजों पर ही आधारित आज के समय में मूवीज भी आ रही है। तो आप जितना ज्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट लेंगे ना, उतना मजा आएगा। चलिए, एक तो ये ऋतिक भैया हो गए, इनकी वजह से आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पढ़ने का एक इंटरेस्ट आया। दूसरा इंटरेस्ट बताता हूं, आप सब लोग ग्रामीण सभ्यता से बिलोंग करते होंगे, सबके सब, मैक्सिमम लोग, क्योंकि ज्यादातर जो आज के समय में शहरों में रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामीण सभ्यता से बिलोंग करते हैं। आप विश्वास कर सकते हैं 5000 साल पहले, 8000 साल पहले, हजारों साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, उस समय कोई एक ऐसी सभ्यता थी जो शहरी सभ्यता भी जिया करती थी। शहरी सभ्यता जो जीवन आप यहां पे जी रहे हैं। अब शहरी सभ्यता से क्या तात्पर्य है भाई? शहरी सभ्यता से आपके दिमाग में आया क्या कार थी, क्या हवाई जहाज था? नहीं, कार और हवाई जहाज तो नहीं था, लेकिन ऑटो था। ऑटो क्या है भैया? मोटर वाला ऑटो नहीं था, बैलगाड़ी वाला था, घोड़ा गाड़ी वाला था, है ना। तो इसका मतलब उनके पास ये सुविधाएं हुआ करती थी, है ना। अगर हम कहें कि मॉडर्न लाइफ जीने के लिए, है ना, सभ्यता, सभ्यता शब्द को अगर हम मार्क करें तो सभ्यता क्या कहती है? सभ्यता आपके पास 2 प्रकार की मिलती है। कैसी कैसी मिलती है? ग्रामीण मिलती है जो कि मैक्सिमम है, ठीक है ना, और दूसरी मिलती है शहरी सभ्यता, ठीक है। अब आप समझिए हड़प्पा युग के समय, हड़प्पा काल के समय में लोग शहरी सभ्यता में रहते थे। अब शहरी सभ्यता के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं? शहरी सभ्यता क्यों कही जाती है भाई? शहरी सभ्यता का मतलब है पक्का मकान होना, ठीक है, पक्की सड़कें होना। आप गांव जाते हैं और गांव और शहर में क्या अंतर दिखता है? पक्की सड़क मिलती है आपके पास, पक्के मकान मिलते हैं आपके पास, है ना। गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम बहुत ब्लॉक रहता है ना, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होती, है ना। नालियों की समस्या जो रहती है वो नालियों की समस्या। तो शहर में पक्की सड़कें, पक्के मकान, पक्की नालियां, ठीक है, चबूतरे,
बाथरूम सिस्टम, जब मैं पहली बार पढ़ रहा था तो मुझे जब पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में बाथरूम था, स्नानागार। हम लोग गांव में जब थे, जब हम शहर में नहीं हुआ करते थे, कभी एक समय था जब हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में थे तो वहां बाथरूम का कोई कंसेप्ट नहीं था, ठीक है, टॉयलेट वायलेट का कोई कंसेप्ट नहीं था। अपना लोटा लो, खेत में जाओ, है ना, अपना हैंडपंप के नीचे नहाओ, वही तुम्हारा बाथरूम है। बट हड़प्पा सभ्यता के अंदर बाथरूम सिस्टम का भी कल्चर था। अब ये अलग बात है कि आज का एक चार दीवारी का बाथरूम नहीं था, एक बहुत बड़ा बाथरूम एरिया बनाया गया था, ठीक है, जिसके जहां पर जाकर के पुरुष का एक अलग क्षेत्र था, महिलाओं का अलग क्षेत्र था, वो अपना स्नान वगैरह करते थे, कपड़े वपड़े धोने का कंसेप्ट था, ठीक है, जैसे गांव में तालाब का कंसेप्ट हुआ करता था, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने पक्का बनाया था। अब सोचिए, अगर हम लोग इस 19th में आए हैं और 1990, 80, है ना, 2004-5 की बात कर रहे हैं, इससे कई हजार साल पहले लोग वेल प्लान्ड हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये जब चीजें आपके अंदर इंटरेस्ट आएगा ना कि वो कैसे लोग थे, इतने हजार साल पहले वो कैसे इन चीजों को किया करते थे, तब आपके अंदर पढ़ने की रुचि बढ़ेगी। आप स्कोर करने के लिए, नंबर के लिए आप बिल्कुल मत पढ़िए, ठीक है, सभ्यता को कंपेयर करने के लिए पढ़िए, ठीक है। आगे अभी इसी के अंदर आप जब जाएंगे तो इनकी एक शासन व्यवस्था भी हुआ करती थी, जो आज के समय में आप देखते हैं कि शासन व्यवस्था, पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं। तो कल्चर में बहुत कुछ आता है, ठीक है ना, सभ्यता में बहुत कुछ आता है, रहन सहन भी आता है, खान पान भी आता है ना, व्यापार भी आता है, कमाने का साधन भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। आज आप गाड़ी से घूम रहे हैं, कभी आप सोचे हो कि आपका जन्म अगर 1995 में हुआ है तो 1947 में लोग क्या खाया करते थे, क्या पहना करते थे? या आप सोचिए और पीछे जाइए, और पीछे 4-5 हजार साल पहले आदमी था या नहीं था, मनुष्य था या नहीं था, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई? जब इन सब चीजों को इंटरेस्ट में लेकर के आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो इतिहास में रुचि आती है। और किसी चीज में रुचि आना ही जो है ना, वो आपके पढ़ाई को, आपके कंटेंट को और आपके स्कोर को बढ़ाता है। और जितनी रुचि डेवलप होगी उतना ज्यादा आप पढ़ेंगे और उतना ज्यादा उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे जो टीचर्स पढ़ा नहीं रहे हैं या एग्जामिनर आपके आज के समय में पूछना चाहता है ना। टीचर्स को समझिए भाई, टीचर्स क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस है, जो पीछे 10 साल 20 साल 25 साल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं पर टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। जब कुछ नया आएगा ना, कंटेंट नया क्वेश्चन बनेगा, तो टीचर फिर वहां से अपने आप को, है ना, रीस्टार्ट करता है कि भाई अब ये पूछने लगा, अब इस पार्ट को भी पढ़ो, इस पार्ट को भी पढ़ो। तो कम समय आपके पास है, कम समय में आपको रिजल्ट चाहिए, तो अगर आपके सामने टॉपिक है तो उस टॉपिक का बखिया उधेड़ दीजिए आप, है ना। 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा इससे ज्यादा नहीं लगने वाला, लेकिन अगर आप चाह देंगे तो इसकी बखिया आप उधेड़ देंगे। टीचर या हम या कोई भी अगर आपको पढ़ाएगा तो गाइड करेगा कि ये चीजें हैं, डेप्थ में आप ही को उतरना पड़ेगा, अंत में युद्ध आप ही को लड़ना है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो युद्ध में योद्धा जब तक काम नहीं करेगा तब तक युद्ध नहीं जीत पाएगा, तो आपको काम करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए रुचि, इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट आप डेवलप करिए। इंटरेस्ट डेवलप करने का कंसेप्ट मैं बता रहा हूं। टॉपिक समझ में आया भाई आपको? एक पहला टॉपिक है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन से मोहनजोदाड़ो जुड़ा हुआ है। अब यहां पे कुछ और भी बातें, ठीक है, आप ये जान करके आश्चर्य करेंगे कि उस काल में भी ये लोग विदेशी लोगों के साथ व्यापार किया करते थे। अब ये भी एक रुचि की बात है। अच्छा, विदेश जाते कैसे थे? पानी में तैर के जाते थे क्या? उड़ के जाते थे क्या? क्या कंसेप्ट हुआ था? किन लोगों के साथ ये व्यापार करना चाहते थे या किन के साथ ये व्यापार करते थे? ठीक है, तो ये भी आपको एक उनका जीवन यापन का संसाधन जो वो इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी अगर आप इसको लेकर के आप सोचेंगे तो आप देखेंगे कि वो व्यापारिक तौर पे भी थे। शिपयार्ड हुआ करता था, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लोथल में था इनका, ठीक है ना। तो लोथल भी यहां पर है। तो बहुत सारी जगहें हैं जो इनसे संबंधित है। लोथल है ना, आप देखिए लोथल, यहां पर जहाजों की टोली का क्षेत्र कहा जाता था, पानी वाले जहाज यहां पर हुआ करते थे, ठीक है। कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन भी जगह है, कालीबंगन, ठीक है। तो ये यहां पर, तो ऐसे बहुत सारे, एक ही जगह नहीं थी कि खाली हड़प्पा है और मोहनजोदाड़ो है, ठीक है ना। लोथल है, कालीबंगन है, सुदकोटदा है, मांडा है ना। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं। तो ये आपको वहां पर ये दिखाना है कि एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है।
जैसे आज के समय में आप देखते हैं यहाँ पर गाजियाबाद है, कोई बिजनेस करने के लिए दिल्ली जा रहा है ना, कोई गाजियाबाद से और किसी और क्षेत्र में, किसी और शहर में जा रहा है, तो अलग अलग क्षेत्र हैं। तो क्या ये लोग भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे? बिल्कुल इंटरकनेक्टेड थे। ठीक है, तो यहां पर आपने ये समझा कि इनकी ग्रामीण सभ्यता ना होगी, इनकी शहरी सभ्यता थी। अब शहरी सभ्यता अपने आप में एक रुचि का पार्ट है। बिजनेस करते थे, दूसरी रुचि का पार्ट। अच्छा, शहरी थे, बिजनेस करते थे, एग्रीकल्चर भी करते थे, अपने जीवन यापन को करने के लिए एग्रीकल्चर करते थे। बहुत सारे लोग बिजनेस करते थे। ठीक है, पूजा पाठ में उस समय आप जानेंगे। अच्छा, आपसे अगर हम बात करें कि ये जो पूजा पाठ का कंसेप्ट, हम सब जानते हैं कि हम अपने घरों में पूजा करते हैं राम की, कोई लक्ष्मी की, कोई दुर्गा की। तो क्या ये उस समय एग्जिस्ट करते थे? क्या ये इसी फॉर्मेट में थे? आपको एक नई चीज बताता हूं, इस फॉर्मेट में नहीं थे। ठीक है, उस समय कुछ था ही नहीं, मूर्ति पूजन का कंसेप्ट ही नहीं था, और एक लंबे समय तक मूर्ति पूजन का कंसेप्ट नहीं था। आप समझ रहे हैं, लंबे समय तक मूर्ति पूजन नहीं था। मूर्ति पूजन बहुत बाद में आएगा, है ना, 3री शताब्दी के आसपास आएगा, जब गुप्ताओं का पीरियड आएगा, है ना। तो तब तक ये क्या करते थे? तब तक ये सिर्फ नेचर की पूजा करते थे। आज आप देखते हैं कि बरगद का पेड़, है ना, पीपल का पेड़, इन सब की पूजा की जाती है ना, सूर्य की पूजा की जाती है, शिव की, मातृ देवी की। तो उस समय में नंदी बैल की पूजा होती है। तो उस समय शिव, पार्वती, नंदी, इन्हीं लोगों का कंसेप्ट हुआ करता था, नेचर का पूजा किया करते थे। ठीक है ना, तो वो नेचर की पूजा का जो कंसेप्ट हमारे यहाँ है, वो हड़प्पा सभ्यता से ही है। ऐसे ही अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बताऊं, कभी आपने सोचा ही नहीं होगा कि ये हम दरवाजे पर स्वास्तिक बनाते हैं, है ना। ये स्वास्तिक, सोचिए ये कहां से आया ये कंसेप्ट? स्वास्तिक का कंसेप्ट भी हड़प्पा सभ्यता से आया। ये मैं बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि आप इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें, और कोई रीजन नहीं है। पढ़ाना तो बहुत आसान है, ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप करना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों जी? पढ़ाना बहुत आसान है, पढ़ा के तो यहाँ यूं हड़प्पा 1 घंटे में खत्म कर देंगे फिर, लेकिन आपको पढ़ने का इंटरेस्ट जो है ना, हम क्या कह रहे हैं आपसे, आप पढ़िए, पढ़ने का इंटरेस्ट डेवलप करिए। क्या पढ़ रहे हैं, घृणा हो रही है, बकवास, ऐसा कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट डेवलप करिए। तो ये इंटरेस्ट के टॉपिक्स बता रहा हूं, ठीक है ना, कि यहां पर आप देखिए स्वास्तिक आप सब घर पे दिवाली के दिन, त्योहारों के दिन, पूजा में बनाते हो। कभी आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया होगा कि ये स्वास्तिक बनाने का कंसेप्ट कहां से आया। ठीक है, तो सोचिए, जिस दिन आप सोचना शुरू करेंगे ये प्रकृति में कौन सी चीज कहां से आई है, ये सारी चीजें आपको ढूंढने को मजबूर करेगी, और अंत में आपको इतिहास ही पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। यही है। और एक बार अगर आप इतिहास को जान गए ना, आप गारंटी देता हूं इतिहास छोड़ने का मन नहीं करेगा। इतना बेहतरीन, है ना, सब्जेक्ट है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो शहरी सभ्यता हुआ करती थी। ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। क्या उस समय भी पॉलिटिक्स हुआ करती थी, पॉलिटिकल अप्रोच होते थे, समाज में कैसे समाज को मेंटेन किया जाता था, होती थी। ठीक है ना, तो उस पर भी हम चर्चा भविष्य में करेंगे। तो ये आपको समझ में आया कि पहला टॉपिक जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन है। हड़प्पा नष्ट भी हुआ। देखिए, जो आया है वो जाएगा, ये निश्चित है। हड़प्पा आया, मोहनजोदड़ो आया, है ना, उसके साथ और भी शहर आए, सब चले गए। उसके बाद आता है एक नई सभ्यता, दूसरी सभ्यता आती है वैदिक सभ्यता। ठीक है, एक नई सभ्यता का जन्म होता है, वैदिक सभ्यता। अब इस वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब वैदिक सभ्यता में आप लोगों को पता होगा ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, और दूसरा ऋग्वेद के उत्तर वैदिक काल। ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल, इसको दूसरे को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो पहला होता है ऋग्वेद और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। तो पहले आप समझिए कि हड़प्पा आया। हड़प्पा के लोगों का जो ये जीवन यापन था वो एक शहरी शैली पर था। लेकिन अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो ऋग्वैदिक काल जो था ना वो ग्रामीण पर था। अब थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं ताकि आपको पढ़ने का मन करे। ग्रामीण कैसे हो गया? देखिए, नष्ट हो गई कोई चीज, हड़प्पा थी, बढ़िया थी, नष्ट हो गया। नष्ट होने का कारण हम आपको हड़प्पा में बताएंगे, डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो नष्ट हो गया कोई भी चीज। आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इस शहर में रह रहे हैं, किन्हीं कारणों से ये शहर अगर आपका नष्ट हो जाता है तो
सब तो धराशायी हो जाएगा, जमीन रह जाएगी, और जमीन रह जाएगी तो कोई यहां पर आएगा तो ग्रामीण हो जाएगा। अब ये आने वाले लोग कौन थे? क्या वो हड़प्पा के लोग थे? बिल्कुल हो सकते हैं। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा के भी हो सकते हैं, बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा के नहीं थे, कहीं और के थे। अब कहीं और के थे तो सबसे ज्यादा इनको कहां का कहा जाता है? इनको कहा जाता है मध्य एशिया का। मध्य एशिया से आए हुए लोग थे, ठीक है। कहां से आए थे? मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया के ये लोग थे। अब भाई एक बात बताओ, सेंट्रल एशिया के लोग यहां क्या करने आए? कैसे आ गए? इनको कैसे यहां के बारे में पता चल गया? यहां पर पता चलने का मुख्य कारण यह था कि ये जो हड़प्पा वासी लोग थे ना, इनका व्यापारिक संबंध था मध्य एशियाई लोगों के साथ। और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन अगर हम बात करें तो समकालीन में दो सभ्यताएं और आती हैं जिनका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ठीक है। तो चाइना की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दोनों सभ्यताएं जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये लोग भी क्या करते थे? मेसोपोटामिया के लोग भारत के हड़प्पा सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार किया करते थे, वो व्यापार करने आया करते थे। तो वो एक बात बताइए, अब मैं यहां रहता हूं, आप यहां रहते हैं, आपके रिश्तेदार यहां आते होंगे, उनको पता होगा कि इस क्षेत्र में इनका जमीन है, इनका मकान है, किन्हीं कारणों से वो खत्म हो जाते हैं, नहीं रहते, तो उस पर कौन कब्जा करेगा? जो लोग बाहर से आने वाले हैं, है ना, जो व्यापारिक लोग हैं, या फिर जिन्होंने अपनी जगह बना रखी है लेकिन वो वहां जाते हैं, ठीक है ना, किन्हीं चीजों की वजह से वो उधर चले जाते हैं। तो जाना आना लगा हुआ है, ठीक है। अब जाना, मैं यहां रहता हूं, मेरा गांव है, अब मेरा गांव मुझे पता है वहां मेरी जमीन है, मेरा मकान है, तो किन्हीं कारणों से कल को कोई समस्या होती है तो मैं अपने गांव जाऊंगा, अपनी जमीन पे कब्जा करूंगा। हो सकता है कि मैं पड़ोसी का भी थोड़ा सा कब्जा कर लूं, अगर उसका कोई पूछने वाला नहीं है तो थोड़ा कब्जा कर लूं। तो क्या ऐसे ही कंसेप्ट पे ये लोग आते थे, है ना, व्यापारिक संबंध थे, किन्हीं कारणों से आते थे, कुछ शिफ्ट होकर के आए थे बाद में, तो इनके ऊपर ये मान्यता यही कही गई कि मध्य एशिया के लोग हैं, ये लोग मध्य एशिया से बिलोंग करते थे और भारत में आके रहे और इन्हें मध्य एशियाई लोग कहा गया। तो वैदिक सभ्यता में सबसे पहली बात कि लोग कौन थे जब हड़प्पा खत्म हो गई, बिल्कुल गारंटीड नहीं है। मध्य एशिया के कहा जाता है, कुछ हड़प्पा के भी बचे होंगे, कुछ क्षेत्रीय भी बचे होंगे, लेकिन जो मेजोरिटी में साउंड हुआ वो मध्य एशिया के लोग थे। शुरुआत करनी थी इनको अपने जीवन यापन की। कोई भी व्यक्ति अगर शुरुआत करता है तो ग्रामीण सभ्यता से ही शुरुआत करेगा, आप लोग नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूं। ग्रामीण सभ्यता से आप लोग नहीं करेंगे, जो बच्चे थोड़े गरीब तबके के हैं वो भले ग्रामीण से कर सकते हैं, लेकिन जो शहरी सभ्यता के बच्चे हैं, जैसे अगर यहाँ जो गाजियाबाद में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, या महाराष्ट्र में रह रहा है, या बड़े शहरों में कोई बच्चा रह रहा है, यानी कि उसके पेरेंट्स उसको अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक गांव से कोई लड़का आ रहा है, बिहार में किसी गांव से आ रहा है, यूपी में किसी गांव से आ रहा है, तो वो बच्चे के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ शहरों में मकान है। अब आपकी सैलरी होगी 50,000 रुपए नौकरी लगने के बाद। अब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे क्या लेने के लिए? फ्लैट लेने के लिए। किराए पे 10, 12, 15,000 रुपए का फ्लैट आपको दिला देंगे, है ना। कहेंगे बेटा हमको क्या जरूरत है, हमें तो कोई जरूरत नहीं है पैसों की, हमारे पास तो है, तुम अपना बढ़िया फ्लैट लेके रहो ताकि बुआ जी आएंगी तो खुश हो जाएंगी। लेकिन जो बच्चा बिहार और यूपी से आ रहा है किसी गांव से, तो वो अपने जीवन को इस शहर में भी ग्रामीण स्तर से शुरुआत करेगा। वो अभी इस स्थिति में नहीं रहेगा कि 20,000 का फ्लैट लेकर के मैं रहूं, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको पैसे बचा के अपने घर भी भेजना है, ठीक है, अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना है। उनके पेरेंट्स ने भी काफी पैसे लेकर के खर्च करके दिया है उनको, है ना, उनको पता नहीं लोन लिया है, कर्जा लिया है पढ़ाने के लिए, तो वो उन्हें अपने पैसों को वहां पर भेजना है ना। तो शहर वाले लोग शहरी सभ्यता को बिलोंग कर सकते हैं। नए लोग जो आएंगे शहर में, उन्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है और वो 2, 4, 5, 10 साल बाद अपने आप को शहरीकरण में ढालते हैं और फिर उनके बच्चे उस शहरीकरण में आ जाएंगे। तो यही मतलब है कि यहां पर जो लोग आए, मूव किए, सब कुछ खत्म हो गया था, इस क्षेत्र पे दोबारा अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। तो किसी नई जगह पे साम्राज्य की स्थापना जो होती है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर से ही होती है, ठीक है। तो ग्रामीण स्तर से वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल में इसकी स्थापना की गई। और अगर पूछा जाए कि ऋग वैदिक काल में कैसी सभ्यता हुआ करती थी, तो वो ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। अब ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल क्या होता है? ऋग्वैदिक काल में तो ऋग्वेद की रचना हुई, ठीक है ना, इसको कहा जाता है पहला लिटरेचर है ये,
पहला लेख है ये जिसको लिखा गया ऋग्वेद को। हम पूरे ऋग्वेद को डिस्कस कर लेंगे आगे चल के, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में बाकी के 3 वेद आते हैं, और जैसे जैसे ये ऋग्वेद से उत्तर वैदिक के काल की ओर मूव कर रहे हैं लोग, ये वैसे वैसे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्रामीण से कहीं ना कहीं आगे बढ़कर महाजनपद तक चले जाएंगे, ठीक है, महाजनपद तक, ठीक है। तो सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में परिवार होता था, फिर एक कुनबे को मिला करके कुल बनाया गया, तो परिवार हुआ, फिर कुल हुआ, फिर ग्राम हुआ, फिर एक ही कुल के लोगों को मिला करके ग्राम बना दिया गया। ग्राम के बाद फिर जन, विष, है ना, और महाजनपद बना दिया गया। तो विष, जन और महाजनपद बना दिए गए। हम इसका पूरा चार्ट आपको समझा देंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये महाजनपद तक जाएंगे। अब वैदिक सभ्यता के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा कारण पता है वैदिक सभ्यता में क्या निकल के आया? वैदिक सभ्यता में लोगों को बांट दिया गया, अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया, ठीक है। अब वर्ग कैसे कैसे बांटे गए? जैसे आप देखिए, सबसे बड़ा वर्ग जिसे कहा गया उसे ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे पर शूद्र, ठीक है। अब ये बनाया किस हिसाब से गया था? अगर आज के समय में हम देखें तो आज के समय में बनाने का कंसेप्ट देखें तो आज सब लगभग समान है ना। भारतीय संविधान के अंतर्गत सबको समानता का अधिकार मिल चुका है, जो जो चाहे वो कर सकता है। पहले क्या हुआ था कि अगर हम बात करें ब्राह्मणों की, तो कहा गया कि जो शिक्षित वर्ग होगा उसे हम ब्राह्मण कहते हैं, जो शिक्षित वर्ग होगा उसको हम ब्राह्मण कहेंगे, जो शस्त्र विद्या में निपुण होगा उसको हम क्षत्रिय कहेंगे, और जो व्यापार में निपुण होगा उसको हम वैश्य कहेंगे, और जो बाकी के अन्य कार्यों को करेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम शूद्र कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 वर्णों में बांट दिया गया था इंसानों को, ठीक है ना। तो इन 4 में बांट दिया गया इंसानों को कि भैया ब्राह्मण बनना है, क्षत्रिय बनना है, वैश्य बनना है, शूद्र। पहला जो क्राइटेरिया बनाया गया, इसको बनाने का कंसेप्ट जो बनाया गया, उसका कंसेप्ट ये बना भाई कि कोई भी व्यक्ति जो जिस चीज में निपुण होगा उसको उस नाम से पुकारा जाएगा। कोई अगर पढ़ने में अच्छा है तो ब्राह्मण है, कोई शस्त्र विद्या लेना चाहता है तो क्षत्रिय है, कोई व्यापार में इंटरेस्ट लगता है तो वो वैश्य है, कोई बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं कर रहा है तो वो शूद्र कैटेगरी में डाल दो, ठीक है। अब विवाद हुआ आगे चल के ना, कोई ब्राह्मण नहीं चाहता था कि उसका बच्चा जो है वो क्षत्रिय बने, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मणों की सलाह से काम करते थे, है ना। क्षत्रिय राजा हुआ करते थे और राजाओं के दरबार में ब्राह्मणों का बड़ा महत्व था। तो उनको यह लगता था कि राजा क्यों बनना, राजा को ज्ञान देने वाला बनो, राजा तुमसे बगैर पूछे कुछ करेगा ही नहीं, करता ही नहीं है। तो ब्राह्मण चाहने लगा कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, ऐसे ही क्षत्रिय चाहने लगा कि क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय हो गया। बच गए 2 नीचे के तबके के लोग, उनमें वैश्य और शूद्र बच गए। और सबसे ज्यादा वैश्यों को तो बहुत जल्दी गोद ले लिया गया जैनों के द्वारा। तो यहां पर आप देखोगे ना, थोड़ा सा धर्म बीच में आ जाएगा, जहां पर 2 धर्म की बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें जैन धर्म आता है और बौद्ध धर्म आता है, ठीक है। अब आप ये कहिए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म इन्हीं की वजह से हुआ, आप मान सकते हैं कि इन्हीं की वजह से हुआ, ठीक है। हो सकता है कि जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का जन्म इसी वजह से हुआ, या कोई एक बंदा बाहर निकला, ठीक है। अब जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक है। बौद्ध का नहीं पूछूंगा, सबको पता होगा, ठीक है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? वास्तविक। तो 2 सवाल पूछे जाते हैं, जैन धर्म का संस्थापक और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर, दोनों का नाम बताइएगा। तो जैन धर्म वालों ने क्या किया, उन्होंने वैश्यों का समर्थन करना शुरू किया, या ये कहिए कि वैश्य जो थे, जो इस वैदिक काल के लोगों को अलग करना शुरू कर दिए। जैन धर्म ने कहा कि भैया अगर आपको वहां इस तरह के मतभेद होते हैं कि आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, तो जो ऐसे मतभेदों से बचना चाहता है वो जैनिज्म को ज्वाइन कर ले, वो जैन धर्म में आ जाए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जैनिज्म में सब समान है। तो आप जब जैन धर्म पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे किस किस शासकों ने जैन धर्म को
ज्वाइन किया, ठीक है ना। शासकों में, राजाओं ने भी जैन धर्म को ज्वाइन किया और बहुत सारे लोग भी जैन धर्म की तरफ गए। ऐसे ही बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध भी जब अपने घर से निकले, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब समाज में निकले तो समाज में अनुयायी बनाने की जब बातें आई तो उन्होंने शूद्रों का समर्थन किया। ऐसा नहीं है कि खाली शूद्रों का समर्थन किया, उन्होंने खाली डिफरेंस किया इनके अंदर उसके अंदर, ठीक है ना। लोग कैसे होने चाहिए, लोगों को कैसे रखना चाहिए, जिसकी वजह से वैदिक काल के लाइक आचार्यों को भी बड़ी दिक्कत हुई, समस्याएं हुई। लेकिन अब जिसको जो समस्या है वो रहे, जिसको जहां जाना है वो जा रहा था। तो बुद्धिज्म को भी बहुत लोगों ने समर्थन किया, जैनिज्म को भी समर्थन किया, अपना वैदिक सभ्यता भी आपको दिखता है कि आज भी इस भारतवर्ष के अंदर बैठी हुई है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक समर्थन का था कि जो शूद्र प्रजाति के लोग थे वो ज्यादातर बुद्धिज्म को उन्होंने सपोर्ट किया, बुद्ध या बौद्ध कहिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और व्यापारिक जो लोग हैं वो जैन को सपोर्ट कर रहे हैं। आज के समय में जिसको जिसको सपोर्ट करना है वो कर सकता है, फ्रीडम है, ठीक है ना। अब भारत का संविधान चलता है, बट उस समय इस तरीके से लोगों को सपोर्ट करने के लिए जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, ठीक है। तो यहां पर आपको जैन और बौद्ध धर्म यहां पर वैदिक के साथ साथ ही लेके चलना है। जैसे ही वैदिक आप खत्म करेंगे जैन और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। तो यहां पर एक काल जो होता है ना एंशिएंट का पहला चरण, अब देखिए मैंने क्या किया है, इस एंशिएंट को अभी चरणों में बांट दिया है, ठीक है ना जी। अब एंशिएंट को जब चीजों को छोटा कर लेते हैं ना तो आपको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ये मेरा पहला अध्याय था एंशिएंट का। तो पहले अध्याय में आपको क्या जानना है, पहले अध्याय में आपको हड़प्पा सभ्यता जाननी है, वैदिक सभ्यता जाननी है, ठीक है। वैदिक के बाद वैदिक में भी दो सभ्यताएं, एक ऋग वैदिक काल है और एक उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल में आप हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, ठीक है। तो इन चारों वेदों से संबंधित बाकी और भी बहुत कुछ कंटेंट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, और साथ में जैन और बौद्ध, ठीक। और यहीं पर मैंने एक नाम दिया, महाजनपद आता है, ठीक है ना जी, महाजनपद आता है। अब महाजनपद आपको 16 मिलेंगे। तो यहां पर 16 महाजनपद के नाम और साथ में उनकी राजधानियां, कैपिटल और वर्तमान में स्थान, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और महाजनपदों में सबसे पहली दूसरा अध्याय जो चालू होगा वो होगा मगध का, ठीक है जी, मगध का इतिहास, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, ये हमारा दूसरा अध्याय है और मगध के इतिहास में हम डिस्कस करेंगे डायनेस्टीज, राजवंश, कौन कौन से राजवंश, राजवंश के संस्थापक के साथ बाकी के रूलर्स और उन रूलर्स का कालखंड जो उन्होंने अपने कार्य के दौरान किया। फिर इसके बाद हम तीसरे अध्याय में आएंगे। फिलहाल अभी हमारा पहला कंसेप्ट होगा ये एंशिएंट का पहला अध्याय, हड़प्पा, वैदिक, जैन और बौद्ध, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा कि एंशिएंट में आपको पहले हड़प्पा पढ़ेंगे, वैदिक पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक पढ़ेंगे, फिर उत्तर वैदिक पढ़ेंगे, फिर जैन और बौद्ध और महाजनपद। तो ये एक पहला चरण हम खत्म करेंगे और ज्यादा कंटेंट का कोई मतलब नहीं बनता है ना। सारा मैं चाहूं तो अभी आधे पौन घंटे के अंदर पूरा चार्ट बना सकता हूं, लेकिन सारे राजाओं को, सारी डायनेस्टीज का कोई मतलब नहीं है। पहले इस पे आप कॉन्फिडेंट होइए, इनको पढ़ना शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा कंटेंट कहीं से भी आप इकट्ठा करिए, कोई मनाही नहीं है मेरी तरफ से। आप 10 यूट्यूबर्स को भी देख लीजिए, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। आप गूगल पे पढ़ लीजिए, कोई मनाही नहीं है। बुक्स के अंदर कुछ कंटेंट मिलता है उसको पढ़ लीजिए, पढ़िए। कहने का मतलब है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर आप इन सारे टॉपिक्स को इतनी जगह से इकट्ठा करके पढ़ लीजिए कि आपको लगे कि हम इसको जानते हैं। तो मैं लेकर के आऊंगा अब अगले क्लास में, लाइक अभी एक इंट्रोडक्शन ही था, हड़प्पा से हम शुरुआत करेंगे। पाषाण को हम बाद में रखेंगे, पाषाण भी 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, बट बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए अभी उसको हम होल्ड रखेंगे। हड़प्पा से शुरू करते हैं। हालांकि अब हड़प्पा में भी आपको सही बताएं तो क्वेश्चंस की तादाद थोड़े कम हो गए हैं, ठीक है, वैदिक से कम हो गए, लेकिन जैन और बौद्ध से भी कम नहीं हुए, वहां आते ही हैं, वैदिक से भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि इस चेन को फॉलो करना है तो हम इस चेन को फॉलो करेंगे। आप ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा, ठीक है।
और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।